आइए दोस्तों, रेसिडेंशियल स्टेटस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहता है मिस्टर राम एक इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया, इंडिया से बाहर जा रहे हैं। कहता है 22 सितंबर 2023 को फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए वो यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहे हैं 22 सितंबर, मतलब कि 27 सितंबर तक तो वो इंडिया में ही थे। 27 सितंबर के बाद वो इंडिया से बाहर चले गए हैं। ठीक है, कहता है फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम का यहाँ पे मतलब ये क्यों कहा, इसलिए कहा है क्योंकि ये कहना चाहता है कि इससे पहले तो वो इंडिया में ही रहते थे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर जा रहे हैं 22 सितंबर, मतलब कि 27 सितंबर से पहले का पूरा टाइम जो है वो इंडिया में ही थे। ये कहना चाहता है। इसके बाद आगे क्या कहता है कि वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ कंपनी इन जर्मनी। अब जर्मनी जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोई उनकी जॉब है, तो वहाँ पे जर्मनी जा रहे हैं। और कहता है कि डिटरमाइन कीजिए इनका रेसिडेंशियल स्टेटस। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे निकल के आती है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो मिस्टर राम है वो अपने वर्क पर्पज़ के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया से बाहर जा रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इंडियन सिटीज़न है। और जब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेट जो कॉन्सेप्ट आपका बनता है। देखिए, वैसे तो आपका यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस जब पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे दो कंडीशन देखनी होती है, दोनों में से कोई एक फुलफिल हो जाए तो हम क्या मान लेते हैं, सर वो रेसिडेंट है। और अगर वो रेसिडेंट है तो वापस से और दो कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन जिसे हम कहते हैं, वो हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो पर्सन है रेसिडेंट तो हो गया, अब ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी, हम ये चेक करते हैं। तो रेसिडेंट के लिए दो कंडीशन, जैसे ही रेसिडेंट बन जाते हैं और दो कंडीशन चेक करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी। तो रेसिडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन रहती है, सर रेसिडेंट कहते हैं कि कंडीशन ये रहती है कि पहली कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा स्टे होना चाहिए, 182 डेज और मोर आपका स्टे होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन ये कहती है, या फिर ये और में है, राइट, और में, कि कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप क्या मान लिए जाएंगे, रेसिडेंट। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि सर प्रीवियस ईयर में 60 डेज का स्टे होना चाहिए, 60 डेज एंड 60 डेज एंड कहता है एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर में आपका 360, प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस आपके पास में यहाँ पे ब्रैकेट में 4 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स का जो टोटल है स्टे वो 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और मोर, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन आप फुलफिल कर लेंगे तो आप क्या मान लिए जाएंगे, सर रेसिडेंट मान लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये मैं सिंपली याद करवा रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये आईसीएम मॉडल बैच है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्वेश्चन करवाए जाते, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करवाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको बता नहीं रहा हूँ। राइट, तो रिवाइज करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि रिवाइज के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आईसीएम मॉडल बैच में सिर्फ क्वेश्चन करवाते हैं लोग, यहाँ पे नहीं करवाते आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ कि अगर रेसिडेंस आपको जानना है कि रेसिडेंट है या फिर नहीं, तो ये दो कंडीशन में से कोई एक फुलफिल करनी होती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, ये एक और कंडीशन है कि सर ये कहता है कि नॉर्मल पर्सन है, तो आपको ये कंडीशन देखनी है, नॉर्मल पर्सन। ठीक है, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन मतलब सर नॉर्मल पर्सन मतलब कि हर एक पर्सन, हर एक पर्सन, लेकिन दो पर्सन यहाँ पे नहीं आएंगे। सर वो दो पर्सन कौन से है, तो यहाँ पे कहता हूँ कि देखिए, ये सेकंड कंडीशन जो है ना, ये सेकंड कंडीशन, ये कोई ऐसे दो पर्सन है जिनको अप्लाई नहीं होगी, जिनको अप्लाई नहीं होगी। सर ऐसे कौन से दो पर्सन है जिनको ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी? सबसे पहले तो देखिए, वापस एक बार बता रहा हूँ, नॉर्मल पर्सन, कोई भी पर्सन, नॉर्मल जो है, नॉर्मल पर्सन मतलब कि कोई भी पर्सन, अभी मान के चलिए कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन का यहाँ पे पूछे कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस बताइए, तो सिंपली आपको यहाँ पे ये दो कंडीशन लगा के देखना है कि दोनों में से कोई एक फॉलो करता है तो वो क्या है, सर रेसिडेंट है। ठीक है, वो रेसिडेंट है। लेकिन याद रखिए, क्वेश्चन में अगर जिस पर्सन की बात हो रही है वो पर्सन अपने एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है और वो इंडियन सिटीजन है, कौन है सर, इंडियन सिटीजन।
इंडियन सिटीजन है या फिर कोई और ऐसा पर्सन है जो क्रू मेंबर है, मतलब कि अपने शिप में वगैरह में काम करते हैं। अभी अभी में हमने एक इलस्ट्रेशन भी देखा था अपने पास्ट वीडियो में, ठीक है, क्रू मेंबर का, वो क्रू मेंबर, तो क्रू मेंबर है, ये दो पर्सन है ना, तो इनके केस में ये सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, नॉट अप्लाई, नॉट अप्लाई, ये सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो पर्सन की बात करें तो इनमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ही देखनी है, अगर ये फुलफिल होती है तो रेसिडेंट है, वरना नहीं। कौन सी कंडीशन सर, ओनली एंड ओनली 182 डेज, प्रीवियस ईयर में 182 डेज का स्टे होना चाहिए, तभी वो क्या मान लिया जाएगा सर, रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन है पूरे का पूरी। फॉर इंडियन सिटीजन के लिए एक और कंडीशन है, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन से रिलेट नहीं करती, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन से रिलेट जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे कहता है सर इंडियन सिटीजन है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन सिटीजन है, और इंडियन सिटीजन है तो सीधी सी बात है हमें कौन सी कंडीशन देखनी है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक ही कंडीशन होती है, वो है आपके पास में 182 डेज और मोर, और मोर। क्या 60 डेज वाली कंडीशन देखेंगे, आंसर इज नो, 60 डेज वाली कंडीशन नहीं देखेंगे, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है, अपने काम के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, तो 60 डेज वाली कंडीशन नहीं आएगी। राइट सर, तो आप जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या वो 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा अपने इंडिया में स्टे था उनका, अगर नहीं तो वो नॉन रेसिडेंट है, अगर था तो वो रेसिडेंट है। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। बताइए ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है सर, 1 अप्रैल से, सीधी सी बात है। अब यही ये ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप सर, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल से यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं डेज़ की, राइट। तो यहाँ पे डेज़ की कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए अप्रैल से स्टार्ट करते हैं अपना, तो अप्रैल के 30 डेज प्लस अप्रैल, फिर मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त 31 डेज, ठीक है। और सितंबर के कितने डेज सर, 22 डेज। याद रहे सर, फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, बाकी मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, आपने इलस्ट्रेशन जब कर रहे थे तब क्या बताया सर, मैंने कहा था सर जब क्रू मेंबर की बात होगी ना, क्रू मेंबर की, तब हम वो साइनिंग ऑफ और ज्वाइनिंग का डेट इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी पर्सन है तो वहाँ पे हम इस डेट को भी इंक्लूड करके चलते हैं, मतलब कि इस डेट को हम ये मानते हैं कि सर इस डेट को भी वो इंडिया में ही थे, मतलब कि 22 सितंबर, ठीक है, 22 सितंबर, मतलब कि 22 सितंबर, 22 सितंबर को यहाँ पे यही माना जाएगा कि 22 सितंबर को भी वो इंडिया में ही थे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे पूरे 22 डेज लेने हैं। ये चीज़ मैं आपको वहाँ पे भी बताई थी, और वहाँ पे बताने के बाद यहाँ पे भी बता रहा हूँ, राइट। इस चीज़ में कोई किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्रू मेंबर के केस में उस दोनों डेट को इग्नोर करके चलना है, लेकिन यहाँ पे इस डेट को इंक्लूड करके चलना होता है, राइट। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। जल्दी से इसका टोटल लगा लीजिए, क्या 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है तो हम मान लेंगे कि ये रेसिडेंट है। तो 30 डेज प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 और प्लस 22, तो ये आपके कुछ यहाँ पे डेज निकल के आ रहे हैं 175 डेज, ठीक है। क्या ये 182 डेज से ज़्यादा है, आंसर इज़ नो, ये 182 डेज से कम है। इसका मतलब ये क्या मान लिया जाएंगे सर, ये नॉन रेसिडेंट है, एनआर, नॉन रेसिडेंट है। लीजिए इसी के साथ ये आपका सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है, लीजिए, राइट। ये सॉल्यूशन आपका ख़त्म, 175 डेज है, इसका मतलब ये क्या है सर, ये नॉन रेसिडेंट है। ये एक बार मैं सॉल्यूशन में भी देख लेता हूँ, मैंने सॉल्यूशन देखे ही नहीं है इनके। अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन है, देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले तो देखिए वही कंडीशन, देखिए ये एग्जाम में आपको भी लिखनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले कुछ रूल आपको लिखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने डेज की कैलकुलेशन दिखा दी और आंसर खत्म। रूल तो पहले लिखना ही पड़ेगा। इवन यहाँ पे 2 कंडीशन लिखे, फिर आप यह भी लिख के बताइए कि ये इंडियन सिटीजन है। कौन है सर, इंडियन सिटीजन। और इंडियन सिटीजन के केस में सेकेंड कंडीशन कभी भी हम नहीं देखते, ओनली एंड ओनली वन कंडीशन इज 182 डेज और मोर, ठीक है, जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सर ये क्या यही लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, आंसर इज नो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन सही लिखना, ठीक है। रूल सही लिखना, रूल अपने दिमाग में बिठा देना अच्छे से, लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रूल जो लिख रहा है वो सही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट आंसर में देखता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, मैं आपको समझा चुका हूँ। डायरेक्ट आंसर में देखें तो यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 जो राम इंडियन सिटीज़न है, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, वो यहाँ पे
इंडिया के अंदर पिछले साल जो प्रीवियस ईयर 23-24 है उसमें 175 डेज़ के लिए इंडिया में थे। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि 182 डेज़ से कम है, और ये 182 डेज़ से कम है तो इसको क्या मान लिया जाएगा सर? ये आपके पास में क्या है सर? नॉन रेसिडेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज़ नॉन रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 या फिर असेसमेंट ईयर 24-25, राइट? तो ये चीज़ आपके पास में है। ओके, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर में आप रेसिडेंट है या फिर नहीं, ये चेक करना है तो प्रीवियस ईयर की कंडीशन देखनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की कंडीशन आपको देखनी पड़ती है, मतलब कि प्रीवियस ईयर का स्टे देखना होता है। अब ये भी क्लियर कर दूँ यहाँ पे वापस से एक बार कि अगर आपको पूछा जाए सर असेसमेंट ईयर में 24-25 में आप रेसिडेंट है या फिर नहीं, तो आपको ये चीज़ चेक करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है सर? प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में आपको चेक करना पड़ता है। प्रीवियस ईयर क्या बनेगा सर? 23-24, 23-24 का स्टे देखना पड़ता है। इससे आपको पता चलेगा कि सर इस ईयर में, ठीक है, असेसमेंट ईयर 24-25 में आप रेसिडेंट है या फिर नहीं। ठीक है, तो इस साल करंट ईयर का आपको जो है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो प्रीवियस ईयर का स्टे देखना पड़ता है, ये आपकी कंडीशन होती है। तो इसीलिए तो आपको पता है ना, हम देखते हैं कि सर प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर ज़्यादा स्टे था या फिर नहीं। दूसरी कंडीशन भी वही कहती थी, प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर में क्या है सर? 365 डेज और मोर। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें थी। अगर आपने लेक्चर कंप्लीट की है तो आपको ये सारी चीज़ें तो पता होती है, मैंने ऐसे ही बता दिया। वैसे भी ये ऐसे ही मॉड्यूल बैच है, ठीक है, वरना रेगुलर बैच होता तो आपको बताता कि किस तरीके से चीज़ें होती है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल हमारा रेगुलर बैच नहीं है, हमारा नॉर्मल ये ऐसे मॉड्यूल बैच है जहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो जाता है।